नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम कांकर्स चैनल पे हम लोग भारतीय इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भी मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग इस्लाम का उदय पढ़े थे। अब इस्लाम का उदय टॉपिक पढ़ाते समय हमने बताया था कि इस्लाम के उदय को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक तो इस्लाम का उदय कैसे हुआ और दूसरा उसका प्रसार पूरी दुनिया में कैसे हुआ। तो हम लोग अब दूसरी टॉपिक की तरफ चलते हैं कि इस्लाम का प्रसार दुनिया में कैसे हुआ। ठीक है, अब देखिए, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म में पैगंबर के आने की जो प्रथा थी वो समाप्त हो गई। अब पैगंबर नहीं आते थे, तो पैगंबर के जो है उत्तराधिकारी के रूप में कौन आया? वो आए खलीफा। खलीफा को जो है पैगंबर का उत्तराधिकारी माना गया। ठीक है, खलीफा सबसे पहले इस्लाम के धार्मिक प्रमुख के रूप में आए, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक प्रमुख भी बनते गए और आज वर्तमान में दुनिया में जो हम इस्लाम का स्वरूप देखते हैं वो उसका निर्माण इन्हीं खलीफाओं के काल में हुआ। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख खलीफा हैं। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर हम सबका पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और हमारे परीक्षा की दृष्टि से वो उपयोगी भी नहीं है। तो जितना हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है, जितना हमारे पीसीएस की परीक्षा में, आरओ एआरओ में, यूपी पुलिस, सीटेट, टेट या ऐसी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सिर्फ उतने हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे कि केवल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग पढ़ना है। अब जैसे इस्लाम के उदय में हमने बताया था कि वहां से सिर्फ 3 प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। पहला कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो वो हमने आपको बताया था 570 ईस्वी में। उनकी मृत्यु कब हुई? ये हुई 632 ईस्वी में। यहां से प्रश्न आते हैं। और पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ, तो ये मक्का है, तो इनका जन्म हुआ था मक्का में। ठीक है, एक प्रश्न हमने वहां और बताया था कि कुरान के जो है राज्य के कानून को क्या कहा जाता है कुरान में, तो वो बताया था जवाबित कहा जाता है। क्या? जवाबित। ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो ये 4 प्रश्न वहां से निकल के आते हैं इस्लाम के उदय चैप्टर से। तो ये चारों आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब खलीफा के चैप्टर से जितने प्रश्न आने होंगे, मतलब आने की संभावना जितनी है और जो आए होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अब चलिए देखते हैं, जो शुरुआत के खलीफा हुए, शुरुआत के जो प्रमुख खलीफा हुए वो 4 खलीफा थे जो मोहम्मद साहब के वंशज के थे। इन चारों खलीफाओं को राशिदून कहा गया। राशिदून कहा गया या इन्हें पवित्र खलीफा भी कहा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उस समय धार्मिक प्रमुख के रूप में बेसिकली काम करते थे, राजनीतिक प्रमुख के रूप में नहीं थे। तो ये 4 प्रमुख खलीफा राशिदून खलीफा कहे गए। ठीक है, अब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है सबसे पहले खलीफा हुए वो हुए अबू बकर साहब। इनका काल था 632 से 634 ईस्वी। इन्होंने जो है अपनी राजधानी मदीना को बनाया था। ठीक है, पहले खलीफा है, इन्होंने अपनी राजधानी मदीना को बनाया। इन्होंने क्या किया कि अरब के आसपास और संपूर्ण अरब को जीतने का प्रयास किया। संपूर्ण अरब क्षेत्र को, ये पूरे अरब क्षेत्र को इन्होंने जीतने का प्रयास किया। ठीक है, इराक और सीरिया पर इन्होंने आक्रमण किया। ये है इराक और ये है सीरिया, इस पे इन्होंने आक्रमण करने का प्रयास किया, आक्रमण किया। और ससानिद फारस राज्य का हिस्सा था, ससानिद को जीत लिया। ठीक है, और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि 632 से 634 के बीच 2 ही साल का कार्यकाल है, तो उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका महत्वपूर्ण कार्य इराक और सीरिया पर आक्रमण हो और ससानिद को जीतना है। ठीक है, अब इनके उत्तराधिकारी आते हैं उमर साहब। ठीक है, उमर साहब का कार्यकाल होता है 634 से 644 ईस्वी, यानी 10 वर्ष तक। इन्होंने क्या किया? अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की। अमीन उल मुमिनीन का मतलब होता है अनुयायियों का सेनानी। ठीक है, सबसे यशस्वी शासनकाल माना जाता है उमर का। उमर के बाद एक और आते हैं जिनका शासनकाल 715 ईस्वी तक चलता है, उन्हें कहते हैं खलीफा वालिद। उनके बारे में कहा गया है कि जो खलीफा वालिद ने जो सीमाएं तय की थी 715 ईस्वी में, आज तक
इस्लाम धर्म की सीमाएं वही हैं, उसमें केवल दो चीजों में परिवर्तन हुआ, एक स्पेन इनके हाथ से निकल गया और दूसरा इंडोनेशिया इसमें जुड़ गया। लेकिन जो खलीफा वालिद का समय था, उस समय जो है ईरान या पर्सिया की विजय हुई, उसके बाद जो है मतलब इस्लाम का प्रसार चीन, संपूर्ण उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी स्पेन और जो है अंत में भारत के सिंध तक हो गया था। तो जो वालिद द्वारा, खलीफा वालिद द्वारा जो बनाया गया वो क्षेत्र था, आज तक इस्लाम उसी क्षेत्र पे टिका हुआ है। ठीक है, तो जो खलीफा उमर थे ये सबसे यशस्वी खलीफा माने जाते हैं। ठीक है, इनके समय में इन्हें आदर्श खलीफा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें आदर्श खलीफा भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? संपूर्ण अरब क्षेत्र को अन्य धर्म के लोगों से मुक्त करा दिया। केवल यहां अरबी और इस्लाम को मानने वाले लोग ही रह सकते थे। क्या मतलब? कि जो अरब का क्षेत्र था, पहले वहां ईसाई भी रहते थे, यहूदी भी रहते थे, लेकिन खलीफा उमर ने क्या किया? इन्होंने पूरे अरब क्षेत्र को इस्लाम मतलब गैर इस्लामी लोगों से मुक्त कर दिया और अब यहाँ केवल अरब और इस्लामी लोग रहते थे। पहला काम इन्होंने किया। दूसरा काम इन्होंने किया, सीरिया, देखिए ये सीरिया है, सीरिया और ससानिद पर इन्होंने विजय प्राप्त की। सीरिया और ससानिद पर विजय प्राप्त की और इजिप्ट को जो है, इजिप्ट को मिला लिया। ठीक है, सीरिया और ससानिद पर विजय प्राप्त की और इजिप्ट या मिस्र को ये मिला लिया। ठीक है, अब चूंकि इनका क्षेत्र बड़ा हो गया, मिस्र को मिला लिया, सीरिया और ससानिद को जीत लिया, तो ये क्षेत्र बड़ा हो गया। तो इन्होंने क्या किया? उस क्षेत्र को कंट्रोल में रखने के लिए प्रत्येक देश को प्रांतों में बांटा। पहला काम इन्होंने किया, जैसे मतलब खलीफाओं में पहली बार इन्होंने ऐसा किया कि प्रत्येक देश को प्रांतों में बांट दिया और वहां की जनगणना कराई और जमीन का बंदोबस्त कराया। क्या कराया? जनगणना कराई और जमीन का बंदोबस्त कराया। किसने कराया? खलीफा उमर ने। इनकी उपाधि थी अमीर उल मोमिनीन, यानी अनुयायियों का सेनानी, और इन्हें आदर्श खलीफा कहा जाता था। अरब को पूर्णतः अरब और इस्लाम लोगों के लिए सुरक्षित रखा, गैर धर्म के लोगों को बाहर कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है इनकी। ठीक है, और उसके बाद इनका शासन समाप्त हो जाता है। आते हैं तीसरे खलीफा की तरफ, तीसरे राशिदून खलीफा की तरफ आते हैं। ये हैं खलीफा उस्मान। ये 70 वर्ष की अवस्था में खलीफा बने थे। ये अयोग्य थे। इनके समय में सबसे ज्यादा क्या हुआ कि इनके समय में इन पे आरोप लगने लगे कि ये पक्षपात करते हैं, और ये कहा गया कि ये मोहम्मद साहब के कबीले के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और अपने कबीले का सपोर्ट करते हैं। हालांकि इनका जो है बहुत ज्यादा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इनकी कुरान पढ़ते समय हत्या हो गई। ठीक है, कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही, ज्यादातर विद्रोह हुए इनके समय में। देखिए अब चौथे खलीफा आते हैं शियातू अली। शियातू अली ने कूफा को अपनी राजधानी बनाया। कूफा को क्या कहते हैं? दमिश्क। कूफा दमिश्क है। कूफा या दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया और 661 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी भी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा ये 4 खलीफा थे जिन्हें राशिदून खलीफा या पवित्र खलीफा कहा जाता है। इन चारों के क्या क्या कार्य थे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे खलीफा उमर, जिन्होंने क्षेत्र का विस्तार किया और इस्लाम को जो है स्थायित्व प्रदान किया। इन्हें आदर्श खलीफा कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब देखिए बीच में कई घटनाएं हुई जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उन घटनाओं का उल्लेख नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे अगले खलीफा वंश की तरफ, वो है वंश उमैया वंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। देखिए उमैया वंश के खलीफा का शासन आया 661 से 750 ईस्वी में। ठीक है, उमैया वंश जो थे ये अरब के कुलीन लोग थे। कौन थे? अरब के कुलीन लोग उमैया वंश के थे। ठीक है, इनके खिलाफत के समय में अरब, ईरानी और पैगंबर के वंशज, अरब भी असंतुष्ट थे, ईरानी भी असंतुष्ट थे और पैगंबर के वंशज भी असंतुष्ट थे। ठीक है, तो इन्हीं के काल में सर्वाधिक आंतरिक विद्रोह हुआ। क्या हुआ? सर्वाधिक आंतरिक विद्रोह हुआ। अब इनके सामने 2 रास्ते थे। जब आंतरिक विद्रोह होने लगा, कहीं से इनको समर्थन नहीं मिला, तो इनके पास 2 रास्ते थे। एक था कि इस्लाम के प्रजातांत्रिक स्वरूप को स्वीकार करें और दूसरा था सर्वाधिक केंद्रीकृत शासन बनाया जाए। तो इन्होंने दूसरे रास्ते को अपनाया। इन्होंने क्या किया?
सर्वाधिक केंद्रीकृत शासन का निर्माण किया, ठीक है। और उस केंद्रीकृत शासन को बनाने के चक्कर में इनको बहुत लोगों की हत्या करनी पड़ी, जिसके लिए इनके ऊपर सर्वाधिक निरंकुश होने का आरोप भी लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हज्जाज था, हज्जाज जिसका सैनिक था मीर कासिम, वो उमैया वंश का ही एक अधिकारी था। इसी का सैनिक था मीर कासिम जिसने भारत पर आक्रमण किया था, इसलिए ये वंश इंपॉर्टेंट है। उमैया वंश के काल का एक अधिकारी था जिसका नाम था हज्जाज, और इसका एक सैनिक था मीर कासिम। इसी मीर कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और यही भारत पे पहला अरबों का आक्रमण हुआ था, इसलिए उमैया वंश हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उमैया वंश के साथ क्या हुआ कि जब इन्होंने केंद्रीकृत शासन स्थापित किया और बहुत लोगों का नरसंहार कराया, जिसके लिए इनके ऊपर निरंकुशता का ठप्पा भी लगता है, फिर भी इनके समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए। खुरासान विद्रोह हुआ, हेरात व मर्व में विद्रोह हुआ, और अब्बासियों ने, अब्बासी इसके बाद जो खलीफाओं का वंशज आता है वो अब्बासी खलीफा का वंशज आता है। तो अब्बासियों ने क्या हुआ, ईरानियों के साथ मिलकर के क्या किया, ईरानियों और अरबों के साथ मिलकर के इनके पूरे वंश का नाश कर दिया। एक एक व्यक्ति को मतलब खोज खोज के मार दिया। जितने प्रमुख व्यक्ति थे उसमें से केवल एक व्यक्ति था, वो भाग के स्पेन चला गया था, लेकिन सबको इन्होंने मार दिया। और इनकी लाशों पे बैठ के, और जो लोग इनके मतलब साथ वाले जो पहले मर गए थे और जिनकी उनकी कब्रें खोद करके उनकी हड्डियों को आग से जला दिया, और इनकी लाशों पे बैठ के उन लोगों ने भोजन किया। इनकी लाशों पे बैठ के चमड़े का कोई वो बिछा करके उसी पे इन्होंने भोजन किया। और जो अब्बासी वंश के जो संस्थापक थे अबुल अब्बास, उन्होंने मतलब दुनिया में सबसे अच्छा बदला लेने वाला, मतलब क्या एक वो उन्होंने एक वो किया कि महान बदला लेने वाला का उपाधि धारण की। क्या अबुल अब्बास ने महान बदला लेने वाले की उपाधि धारण की, और अल सफा की उपाधि रक्त बहाने वाले की एक उपाधि धारण की, और उमैया वंश का नाश करके स्वयं अब्बासी वंश की नींव डाली, ठीक है। तो ये हो गए प्रमुख खलीफा। अब इसके बाद उमैया वंश के बाद जो खलीफाओं का काल आता है वो है अब्बासी खलीफा। वो भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं अब्बासी खलीफा कौन थे, ठीक है। आइए अब्बासी खलीफा की तरफ आते हैं। जो अब्बासी वंश था ये सबसे महत्वपूर्ण वंश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब्बासी खलीफाओं ने उमैया वंश को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके खिलाफत प्राप्त की थी, ठीक है। तो इन्होंने जो है सबसे पहले अपनी राजधानी को बगदाद में स्थानांतरित किया, तो बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। और ये लोग क्या करते थे, अब्बासी खलीफा मोहम्मद साहब के वंशज का दावा करते थे, वो खुद को मोहम्मद साहब के वंशज का होने का दावा करते थे, ठीक है। अब्बासी खलीफाओं ने बहुत जोरदार काम किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने जिन भी क्षेत्रों को जीता उनके अंदर उन्होंने अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटाई कि उन क्षेत्रों में जो ज्ञान विज्ञान था, जो भी था, उसको अपना लिया। जो अच्छी चीजें थी वो उससे जिस भी क्षेत्र को इन्होंने जीता उन अच्छी चीजों को अपने में समाहित कर लिया। और इनके समय में ये उस क्षेत्र की सभ्यता के सभी केंद्र इसमें शामिल थे। ये बड़ी बात है कि इन्होंने उस क्षेत्र के सभ्यता के सभी केंद्रों को अपने में समाहित कर लिया था, और भूमध्य सागर को भारत से जोड़ने वाले मार्गों पर भी इनका नियंत्रण हो गया था, ठीक है। ये उद्यमी थे, ये सौदागर थे, ये समुद्री यात्रियों के रूप में मशहूर थे, मतलब ये व्यापार व्यवसाय भी करते थे, ठीक है। और जब व्यापार व्यवसाय करे, आर्थिक समृद्धि आई, तो इनके समय में शानदार इमारतों और वैभव का काल माना जाता है। इनके समय में बड़ी बड़ी इमारतें बनी, और जो है ये बहुत मतलब वैभवपूर्ण जीवन जीते थे। इन्होंने सोने की दिनार व चांदी के दिरहम चलाए। देखिए जब अफ्रीका पे इनका अधिकार हुआ तो उनके सोने की खदानें इनके हाथ में लग गई। जब सोने की खदानें इनके हाथ में लगी तो इन्होंने उससे मुद्राएं चलाई, सोने का दिनार चलाया और चांदी के दिरहम चलाए। पूरी दुनिया में इनसे व्यापार मान्य था, ठीक है। पूरी दुनिया में इनसे होने वाला व्यापार मान्य था। सोने का दिनार और चांदी के दिरहम मान्य किए जाते थे, ठीक।
अब इन अब्बासी खलीफाओं में दो खलीफा सबसे मशहूर थे, एक थे अल मामून और दूसरे थे हारून अल रशीद। ठीक है, ये दोनों जो खलीफा थे ये ज्ञान विज्ञान और कला को संरक्षण देते थे। उस समय ऐसा था, जो ईसाई चर्च हुआ करते थे वो लोगों पे बहुत नियंत्रण करते थे, तो जो विद्वान व्यक्ति थे वो उन क्षेत्रों को छोड़कर भागने लगे और उस समय अब्बासी खलीफाओं ने अपने राज्य के दरवाजे ऐसे सभी योग्य लोगों के लिए खोल दिए, जो जहां से आना चाहे वो वहां से आ सकता है और जो जहां बसना चाहे उनके राज्य में वो वहां बस सकता है। ठीक है, अब देखिए उस चक्कर में क्या हुआ, बहुत लोग उस समय इस क्षेत्र में आए और बगदाद के क्षेत्र में अब्बासी खलीफाओं के उसमें राज्य के अंदर, और उन्होंने चूंकि अब्बासी खलीफाओं ने ज्ञान विज्ञान को संरक्षण दिया। एक चीज और है, इन्होंने ये सबसे रूढ़िवादी कट्टर मुसलमान माने जाते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जिन क्षेत्रों को जीता उन क्षेत्रों के जो ज्ञान विज्ञान थे, जो मशहूर चीजें थी, जैसा भी था, जो भी अच्छी चीजें थी उसको सबको अपना लिया। ठीक है, एक और इन्होंने खास बात किया, इन्होंने ईसाई और यहूदियों को अपने प्रशासन में नियुक्त किया। ठीक है, जो ईसाई और यहूदी थे मतलब इनको सिर्फ मतलब योग्यता से था, इन्होंने धर्म से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखा। कट्टरता होने के बावजूद भी उन्होंने सारी जो मतलब योग्यता थी उसको अपने पास इकट्ठा रखा। तो ईसाई और यहूदियों को प्रशासन में नियुक्त किया, दुनिया भर के विद्वानों के लिए अपने राज्य के दरवाजे खोल दिए। ठीक है, इन्हीं के काल में एक थे इमाम अबू यूसुफ, इन्होंने एक किताब लिखी है, किताबुल खिराज नाम है, ध्यान दीजिएगा। इमाम अबू यूसुफ ने किताबुल खिराज नाम की एक किताब लिखी है। यह किताब जमीन व उससे संबंधित कर के मामले में नियमावली का काम करती है। एकदम शुरुआती लेवल का है ये, कि इमाम अबू यूसुफ ने किताबुल खिराज लिखी है जो जमीन व कर से संबंधित नियमावली का जिसमें उल्लेख है। ठीक है, माना जा सकता है। अब इसके बाद अल मामून ने एक बैतुल हिकमत की भी स्थापना की। बैतुल हिकमत को ज्ञानगिरी कहा जाता है, इसे अनुवाद विभाग भी कहा जा सकता है। इसमें क्या हुआ, अब सोचिए दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान को इकट्ठा करना था और अपने को सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में उन्नत दिखाना था, तो इन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना की और यूनानी, बैजेंटीनी, ईरानी और भारतीय ग्रंथों का जो प्रमुख ग्रंथ थे उनको अपने पास मंगाए, जैसे भारत के पंचतंत्र को भी अपने पास मंगाया और उसका इन्होंने अनुवाद किया। ठीक है, साथ ही उस काल में अब चूंकि ज्ञान विज्ञान यहाँ बढ़ रहा था तो कंपास, कागज छपाई, बारूद और एक पहिया ठेला गाड़ी थी, वो चीन से अरब आई। कहां से आई? चीन से अरब आई, और अरब से होते हुए चीन से अरब आई और अरब होते हुए यूरोप तक चली गई। ठीक है, 10वीं सदी तक आते आते, जब 10वीं सदी आई तो देखिए 10वीं सदी तक आते आते जो इसका मतलब अरब की एरिया थी, ये अब्बासी वंश जो था या अरब की जो एरिया थी, इनका जो शासनकाल था इस्लामियों का मतलब इस्लाम का, उस क्षेत्र में ज्यामिति, बीजगणित, गणित, खगोल और रसायन, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में ये अग्रणी हो गए। चूंकि दुनिया भर के विद्वान आके यहाँ ठहर गए और इन्होंने तमाम ग्रंथों का भी अनुवाद कराया, तो तमाम आविष्कार भी हुए इनके समय में, सभी महत्वपूर्ण चीजों को इन्होंने जो है बढ़ावा दिया। तो उस समय 10वीं सदी तक ये लोग ज्यामिति, बीजगणित, गणित, भूगोल, खगोल, रसायन सब में अग्रणी हो गए। ठीक है, 1258 ईस्वी में बाद में मंगोल हलाकू खान ने इन्हें समाप्त किया और उसके बाद एक नए तरह के शासक आए जिन्हें कहा गया तुर्क अब्बासी साम्राज्य की स्थापना हुई। भारत की दृष्टि से और हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तुर्क अब्बासी साम्राज्य, इसमें जो तुर्क थे वो अब्बासियों के यहाँ महल रक्षक और पेशेवर सैनिक का कार्य करते थे। क्या करते थे? तुर्क जो है अब्बासियों के यहाँ महल रक्षक और पेशेवर सैनिक का काम करते थे। और उसके बाद जो है इसी में से एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम था अल्पतगीन। क्या था? अल्पतगीन था। अल्पतगीन ने गजनी वंश की स्थापना की। ठीक है, और उसका गुलाम जो था सुबुक्तगीन था। उसके बाद उसने इस वंश को सुदृढ़ किया। ठीक है, आगे चल के उसी का बेटा आता है महमूद गजनवी,
जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी को अजम का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। फिर भारत में महमूद गजनवी का आक्रमण हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो खलीफाओं के बाद तुर्क अब्बासी साम्राज्य की स्थापना हुई। ये जो तुर्क थे ये अब्बासियों के यहाँ महल रक्षक और पेशेवर सैनिक का काम करते थे। उसके बाद इसी में से निकलता है एक तुर्क गजनवी वंश की स्थापना करता है अल्पतगीन, और उसका गुलाम सुबुक्तगीन होता है। उसके बाद उसका सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनवी होता है, जिसे अजम का प्रथम सुल्तान, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि अजम का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है। तो महमूद गजनवी को अजम का प्रथम सुल्तान कहा जाता है। फिर महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण होता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो ये हो गया खलीफाओं के समय में। अब देखिए खलीफाओं के काल में मुस्लिम साम्राज्य की सत्ता जहां तक थी वहां तक आज तक वैसे ही विस्तृत है। उसमें केवल स्पेन का एक हिस्सा गया था, लेकिन इन्होंने इंडोनेशिया को जीता और बाद में पर्सिया को जीता, और आज तक इस्लाम ऐसे ही दुनिया में बना हुआ है। जो सीमाएं खलीफाओं ने स्थापित की उसी के अंतर्गत। अब देखिए, अब एक चर्चा हमें और करनी थी, छोटी सी बात है बस, कि जब भी कोई मुस्लिम शासक किसी भी देश में सत्ता ग्रहण करता था या वहां सुल्तान की उपाधि लेता था, तो वो हमेशा खलीफा से क्यों अपनी मान्यता प्राप्त करता था। हमेशा खलीफा को वो भेज के अपने खिलवत लेता था, वो खिलवत भेंट करता था, और खलीफा उसे मान्यता देता था कि वो शासन। अब देखिए कुरान में जो है कभी राजनीति के बारे में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं की गई है कुरान में कि कैसा राजनीतिक अधिकार होगा और कैसी व्यवस्था होगी। मोहम्मद साहब ने उसे वैसे ही छोड़ दिया कि परिस्थितियों के आधार पर जैसा होगा और जैसा जनता का मतलब मत होगा उस हिसाब से निर्णय लेके उसके लिए नियम कानून बनाए जाएंगे। तो जब खलीफा आए तो खलीफा ने धर्म का अधिकार अपने पास रखा, और चूंकि कुरान में राजनीति से संबंधित कोई ऐसी बात कही नहीं गई है, तो उसी का लाभ उठा के इन्होंने राजनीति का भी अधिकार अपने पास रख लिया, और जो भी सुल्तान कहीं भी राजनीति का भी अधिकार इन्होंने अपने पास रखा। उसके बाद क्या हुआ, अगर कोई भी मुस्लिम शासक कहीं भी सत्ता ग्रहण करता था या सुल्तान पद प्राप्त करता था या सुल्तान बनता था, तो उसको जो है खलीफा से उसको मान्यता लेनी पड़ती थी। इसका इन्होंने ये प्रचार किया, चूंकि कुरान मौन है तो इन्होंने इस बात का लाभ उठाया और इन्होंने कहा सब कुछ हम ही है, जब तक हम किसी को मान्यता नहीं देंगे तब तक कोई इस्लाम की तरफ से किसी को सुल्तान नहीं माना जाएगा। तो उस हिसाब से खलीफा हमेशा उनको मान्यता देते रहे और इसका लाभ उठाते रहे। अब 1924 में अंग्रेजों ने खिलाफत को खत्म कर दिया और तब से खलीफा का पद समाप्त हो गया। तो देखा आपने कि ये ऐसे ही खिलाफत की मतलब खलीफाओं का शासन चला और ऐसे ऐसे अंत में आते हुए भारत तक इस्लाम की पहुंच हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आप सारी चीजें अभी तक समझ गए होंगे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने खलीफा और उसके समय में इस्लाम का जो प्रसार था वो पढ़ लिया है। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो क्या है? अगला टॉपिक है सिंध पर अरबों का आक्रमण। सिंध पर अरबों का आक्रमण, ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।